राहु हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेकर आता है, हमारे जीवन को कैसे बदल देता है राहु। हमारी कुंडली में किस स्थान पर राहु क्या अच्छे परिणाम दे सकता है या फिर राहु सिर्फ बुरे परिणाम ही देता है। तो ओवरऑल हमारे जीवन में क्या पड़ता है राहु का प्रभाव, अगर हम कुंडली के हिसाब से देखें और जानें। दूसरी बात, अगर हमारे पास कुंडली ना भी हो, हमें अपनी जन्मतिथि के बारे में जानकारी ना भी हो, तो राहु का प्रभाव हमारे जीवन में या हमारी दिनचर्या में कैसे पड़ रहा है, उसके क्या संकेत होते हैं या क्या लक्षण होते हैं, ये भी जानते हैं आचार्य प्रदीप जी से। प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल यही कि राहु क्या हमारे जीवन में सिर्फ बुरे प्रभाव ही देता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि बुरे प्रभाव देता है। सबसे पहले हमें समझना ये होगा, हम हर ग्रह की जब बात कर रहे हैं तो हम उसमें हर बार कहते हैं कि जो नवग्रह स्तुति है, जो व्यास जी की नवग्रह स्तुति है, तो उसमें हर प्लेनेट की को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, हमें उसको समझना चाहिए। तो जब हम राहु की बात करते हैं तो राहु को उन्होंने क्या कहा है, जो वीरों के वीर हैं, महावीर हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के अभिमान को भी भंग कर सकते हैं। यानी कि आपने सुना है कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, और उसमें एस्ट्रोलॉजिकली हम क्या कहते हैं कि जब राहु चंद्रमा को या सूर्य के साथ आ जाते हैं तो ग्रहण लग जाता है। तो और चूंकि उसकी जो हमारी कहानियां भी हैं, जो हमारी चलती हुई आ रही, तो उसमें भी हमें वो सारी पता ही है कि उस असुर बीच में बैठे थे उन्होंने, फिर वो सुदर्शन से भगवान विष्णु ने उनका गला काट दिया, तो फिर वो राहु बने और केतु बने, और व्यास जी ने उनको महावीर कहा है, महावीर, जबकि उन्होंने किसी प्लेनेट को महावीर नहीं कहा है। जब हमने मंगल की भी बात की तो उन्होंने बोला मंगल विद्युत के समान ऊर्जावान है या उनकी तरह कांति वाले, लेकिन महावीर उन्होंने उनको भी नहीं कहा। लेकिन जब राहु की वो बात करते हैं तो उनको महावीर कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि राहु किस तरीके से आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, अगर वो आपने समझ लिया और वो आपको अगर देने पे आए, तो वो राहु एक ऐसा प्लेनेट है जो किसी भी बाउंड्री को नहीं मानता। अगर सारी बाउंड्री ब्रेक करने की अगर कोई हिम्मत रखता है तो वो अकेला प्लेनेट है राहु। अदरवाइज हर प्लेनेट की अपनी एक सीमा है। कई बार हमने सुना है जी इसने इंटरकास्ट शादी कर ली, इसने तो किसी देश में घुस के ये काम कर दिया, तो मतलब वो काम जो आप सोच नहीं सकते जी, तो वो काम करा सकता है हमसे राहु। किसी भी सीमा को नहीं मानेगा, किसी के भी बंधन में नहीं बंधेगा, और हर कार्य को करने का उसके अंदर ताकत है। यानी सभी सीमा और बंधनों को तोड़कर कार्य कर रहा है, यानी उसका राहु मजबूत है। अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जो हमारे उपचय घर है 3, 6, 10 और 11, 3, 6, 10, 11 हम क्यों ले रहे हैं? तीसरा हमारा काम है, डिजायर्स है। छठा घर हमारा क्रोध है, हमारा कॉम्पिटिशन है जिसको हम बोलते हैं। 10वां घर हमारा कार्य क्षेत्र है, और 11वां घर हमारा आय है, इच्छा पूर्ति है, यानी कि लोभ है। जब राहु यहाँ पर किसी भी घर में बैठता है तो ऐसा व्यक्ति अब मान लीजिए किसी के 10th हाउस में राहु है, 10वें घर में, तो आपने एक शब्द सुना होगा कि एक व्यक्ति ऐसा होता है जो काम तो बड़े जोश से स्टार्ट करता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वो काम को छोड़ देता है। एक व्यक्ति होता है कि अगर उसने काम पकड़ लिया तो जब तक उस काम को कंप्लीट नहीं कर देगा तब तक उसे चैन ही नहीं आएगा। बिल्कुल, दैट इज 10th हाउस का राहु। अगर उसने कोई काम पकड़ा तो वो काम कंप्लीट करके ही मानेगा, चाहे उसके लिए फिर कोई भी नीति अपनानी पड़े जी, करवा लेगा वो। ये राहु की विशेषता है। यानी कि अगर आपने उसको कोई टारगेट दिया, कुछ भी हो, किसी बाउंड्री को नहीं मानेगा, और अपने कार्य को करने के लिए हर तरह की रणनीति का वो यूज कर लेगा और काम करेगा। अब उसी तरीके से अगर मान लो किसी का 11वें घर में आ गया, तो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, विशेषकर पैसा कमाने के लिए, सारी बाउंड्रीज ब्रेक कर सकता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, फिल्म स्टार्स हैं, इनकी पत्री में अमूमन तीसरे, छठे और 11वें घर में राहु सबसे ज्यादा मिलता है। अच्छा, तीसरे, छठे और 11वें घर में। छठा घर आपका ऋण, रोग, शत्रु का है। बिल्कुल। राहु जब वहां पर बैठता है तो ऋण, रोग और शत्रु सबको खा जाता है। यानी कि अगर किसी ने उससे पंगा लिया, कोई उसका शत्रु बना, वो खत्म है।
इस प्रकार का पराक्रम आपको राहु देता है। जी। अब आपको और देखना है कि राहु कैसी बात करता है। तो राहु क्या है कि बाहर है, एक्सट्रोवर्ट है, केतु इंट्रोवर्ट हो जाता है। तो जब हम बाहर की बात करते हैं तो इसका क्या है कि मान ली किसी के 10th हाउस में राहु है, आपको जानना है, तो वो व्यक्ति जब भी ट्रैवलिंग करने निकलेगा, 10th हाउस के राहु वाला व्यक्ति जब भी यात्राओं पर जाएगा, जब भी घर से बाहर निकलेगा, उसको कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा मिलेगा, कोई उसको ऐसी बात बता देगा जिससे उसकी प्रोफेशनल लाइफ चमक जाएगी। क्या बात है। मतलब मान लीजिए कोई ज्योतिषी है, चलिए हम ये ले लेते हैं। अगर ज्योतिषी घर के बाहर जा रहा है और उसका 10th हाउस में राहु है, तो कहीं ना कहीं जब वो जाएगा तो कोई उसको एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा या कोई जातक मिल जाएगा, और कोई वो उसको ऐसी बात बोल देगा अपने जीवन से जुड़ी हुई, वो उसको जीवन भर याद भी रहेगी और वो उसका एक रूल फिक्स कर जाएगा। आप या जैसे मान लीजिए आप मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो आपको ट्रैवलिंग में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, वो आपको ये ज्ञान दे देगा कि आप इस क्षेत्र में कैसे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और अगर ये ही राहु किसी के दूसरे घर में हुआ, तो उसको जो जितने व्यक्ति मिलेंगे घर से बाहर, वो ये मिलेंगे कि आपको अपनी सेविंग, एक्यूमुलेशन वेल्थ जो है आपकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ, उसको कैसे बढ़ाना है। वो नहीं बताएंगे कि आपको प्रोफेशन में क्या करना है, वो नहीं बताएंगे आपको रिलेशनशिप में क्या करना है, वो उनको ज्ञान देंगे कि आपकी सेविंग कैसे बढ़े। आप कभी भी देखना जमा के। बिल्कुल। तो ये एक सामान्य लक्षण है जो आचार्य जी बता रहे हैं कि राहु के बारे में हम कैसे जान सकते हैं एक सामान्य तौर पे। लेकिन यदि आपकी कुंडली में राहु मजबूत हैं, उच्च के हैं या कमजोर के हैं, ये जानने के लिए आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप उस पर भेज सकते हैं, और फिर हम उसके बाद अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से और कहां पर राहु आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं और उनको कैसे बेहतर बना सकते हैं या उसके अच्छे परिणाम आपको कैसे मिल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं। प्रतीक जी, एक बड़ा सवाल, ये तो आपने बता दिया कि राहु अगर अच्छे हैं तो क्या परिणाम हमें देते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के मन में राहु को लेके भय ही बना रहता है। तो राहु कहाँ ऐसा बैठे रहते हैं जहां पर लोगों को डर लगता है, और जब डर लगता है तो राहु को कैसे बेहतर कर सकते हैं, ये दोनों बातों को बताएं। देखिए, राहु जब खराब स्थिति में आ जाता है, मान लीजिए कि वो राहु किसी भी घर में बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो तीसरे घर के स्वामी, छठे घर के स्वामी या 11वें घर के स्वामी के साथ, यानी कि काम, क्रोध और लोभ के स्वामियों के साथ अगर उसकी युति हो जाती है, दृष्टि संबंध बन जाता है, तो वही राहु फिर नकारात्मक आपको रिजल्ट देने लगता है। मान लीजिए किसी का राहु 12वें घर में बैठा है, अगर वो अच्छे ग्रह के साथ है, मतलब या तो लग्नेश के साथ बैठा हो, पहले घर के स्वामी के साथ, 5वें घर में स्वामी के साथ या 9वें घर के स्वामी के साथ, तो वो उस जातक की यात्राएं धर्म से जुड़ी हुई कराएगा। उस जातक का जो धन व्यय है वो भी अच्छे कार्यों पर कराएगा। लेकिन अगर वो ही राहु तीसरे, छठे या 11वें घर के स्वामियों के साथ आ गया, तो वो जितने भी सैया सुख के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि उस पैसे को वो बेकार के कामों में या उन कामों पे खर्च करेगा जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है। और चूंकि राहु है, वो मानेगा भी नहीं, वो बाउंड्री नहीं मानता। वो अच्छा करने के आएगा तब भी बाउंड्री नहीं मानेगा, बुरा करने पे आएगा तब भी बाउंड्री नहीं मानेगा। तो आपको ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपका राहु किस प्रकार से कार्य कर रहा है, फिर उसको ठीक कैसे करें। तो सबसे पहले तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि ये राहु मुझसे चाहता क्या है। जब भी वो ऐसे थॉट्स आपको देगा, मान लीजिए बैड प्लेस्ड है आपकी पत्री में, जब भी ऐसे आपको वो विचार देगा तो आपको अलर्ट हो जाना है कि ये राहु मुझसे कराना चाहता है, तो आपको कॉन्शियस रहना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको राहु को ठीक करना है, किसी प्रकार की अगर राहु आपको पीड़ा दे रहा है, भगवान शिव की आप उपासना कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। नंबर 3, आप घर से बाहर निकलिए और धार्मिक यात्राएं करके आइए, विशेषकर वहाँ की परिक्रमा करिए। आप मान लीजिए आप गोवर्धन की परिक्रमा करके आइए, आप शनि धाम जाते हैं उनकी परिक्रमा करके आइए, आप ज्योतिर्लिंग जाते हैं वहाँ की परिक्रमा कीजिए आप। तो अगर वो करेंगे तो राहु के जो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में है वो कम हो जाएगा। परिक्रमा से राहु का संबंध है। इसके साथ साथ अगर राहु और चंद्र हैं स्पेसिफिकली, तो उस केस में आप भगवान शिव की उपासना कर सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा कई बार फलदायी होती है कि अगर आप
भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, क्योंकि उन्होंने जी कालिया के ऊपर डांस किया था, मतलब बिल्कुल। नृत्य किया था। बिल्कुल तो वो क्या है कि राहु क्या है, सर्प है, और उसके ऊपर जो जीत आपको देने वाले हैं वो फिर विष्णु जी देने वाले हैं। यानी कि आप कृष्ण रूप में उनकी आप आराधना कर सकते हैं। आप गोकुल धाम जा सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बाके बिहारी जी के दर्शन करके आ सकते हैं। अगर आपका राहु चंद्र की युति है, आपको भय लगता है, आपके मन में इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, आपको अननेसेसरली की टेंशन क्रिएट होती है, तो आप बाके बिहारी जाइए, हर महीने हर हफ्ते दर्शन करके आइए, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो ये थी राहु की बात कि राहु को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, राहु हमारे जीवन में क्या बदलाव लाता है, और कैसे हम अपनी कुंडली में राहु को उचित स्थान पर बना रहे, हमें जीवन में उन्नति और तरक्की मिलती रहे, तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। भगवान शिव की, आदिदेव महादेव की आप आराधना करें, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें, और जो सबसे बारीक और सबसे महत्वपूर्ण बात आचार्य जी ने बताई वो ये कि परिक्रमा जरूर करें। किसी भी तीर्थ स्थल में जाएं तो वहां पर परिक्रमा जरूर करें। पूजा आराधना के बाद परिक्रमा का महत्व जो है, परिक्रमा का संबंध जो है वो राहु से है, इसलिए परिक्रमा जरूर करें। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें राशिफल के साथ साथ जो सीरीज हम चला रहे हैं ग्रहों के बारे में आपने बताया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस प्रकार से राहु हमारे जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। इसी प्रकार से हर सप्ताह हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे साप्ताहिक राशिफल के साथ ही एक विशेष ग्रहों की जानकारी जिनका हमारे जीवन में विशेष महत्व है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।